आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है आपका प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरस एंड वायराइड्स। ठीक है, पादप रोगजनक जीव, विषाणु और वायराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपको फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा के बारे में बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि प्लांट वायरसेस क्या होते हैं, यानी जो अति सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वायराइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वायरसेस के बारे में बताएंगे कि वायरस क्या होते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट पैथोजेनस वायरस होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म जीव, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो होते हैं। और ये जो है प्लांट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये हवा में जो है वो हवा के द्वारा जो है स्प्रेड होते हैं। ठीक है, हवा के द्वारा जो है वो स्प्रेड होते हैं प्लांट्स के अंदर। अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में जो है वो स्प्रेड होते हैं मोस्टली हवा के द्वारा। और कई सारे इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं जो इनका जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो करते हैं। और ये अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से प्लांट सेल में, ठीक है, पौधे कोशिका के अंदर जा कर के मल्टीप्लाई होते हैं और पौधे को बहुत ज़्यादा जो है वो इसका जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है और जल्दी होता है। ठीक है, जो पहला वायरस था, ठीक है, पौधों के अंदर सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था वो था मोज़ेक वायरस। ठीक है, मोज़ेक वायरस जो था वो सबसे पहला वायरस था। और हम बात करें इसके बारे में तो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को पादप रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे हम पादप रोगजनक या प्लांट पैथोजेनिक कहते हैं। रोगजनक पौधों की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं वो पौधों की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता पर क्या है, गंभीर प्रभाव डालते हैं। प्रमुख पादप रोगजनकों में जीवाणु, कवक, विषाणु, वायरॉइड्स तथा कुछ अन्य सूक्ष्म इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें से विषाणु यानी वायरसेस और वायरॉइड्स अत्यंत सूक्ष्म, विशिष्ट तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रोचक रोगजनक हैं। ठीक है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को वो पादप रोगजनक कहा जाता है। ये रोगजनक पौधों की वृद्धि, उत्पादन और गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। पौधों की वृद्धि, उनके उत्पादन, ठीक है, और गुणवत्ता पर क्या है, इनका काफ़ी प्रभाव डालते हैं। प्रमुख पादप रोगजनकों में जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, वायरस, वायरस और कुछ अन्य सूक्ष्म इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें से विषाणु यानी वायरसेस और वायरॉइड्स जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें वायरस और वायरॉइड्स जो होते हैं सभी पैथोजेंस के अंतर्गत जो वायरस और वायरॉइड्स होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सबसे सूक्ष्म होते हैं। विशिष्ट तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी रोचक पैथोजेंस होते हैं। ये दोनों ही सामान्य कोशिकीय जीवों से भिन्न होते हैं और अपनी संरचना तथा कार्य प्रणाली के कारण अलग पहचान रखते हैं। इस लेख, ठीक है, तो वायरॉइड्स के स्वरूप, संरचना, गुण, समूहीचक्रण के तरीके, इनके द्वारा होने वाले पादप रोगों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर होता है कि वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम वायरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे जो है जो अति सूक्ष्म जो है वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जो जीव होता है प्लांट पैथोजेंस में वो है वायरस। और वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैरते हैं, ठीक है, उन्हें हम वायरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो वायरस जो है वो, वायरॉइड्स जो है वो वायरस का एक भाग ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे वायरस के। तो विषाणु अत्यंत सूक्ष्म अकोशिकीय यानी नॉन सेलुलर संरचनाएं हैं जो जीवित कोशिकाओं के अंदर सक्रिय होकर के वृद्धि और प्रजनन कर सकते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहा जाता है। पौधों में पाए जाने वाले विषाणु विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पत्ती का मुड़ना, धब्बे, पीला पड़ना, विध रुकना। तो कहने का मतलब होता है जो प्लांट वायरसेस होते हैं ये अति सूक्ष्म नॉन सेलुलर
अकोशिकीय जीव होते हैं जो कि हमेशा जीवित कोशिका में ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा जीवित कोशिका के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो वायरस हमेशा जीवित कोशिका के अंदर ही जो है वो वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है नॉन सेलुलर जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। इन्हें अनिवार्य परजीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्हें अनिवार्य परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले जो विषाणु हैं वो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि पत्ती का मुड़ना, ठीक है, धब्बे पड़ना, पीला पड़ना, वृद्धि रुकना, ये सारे जो है वो डिजीज को कॉज करने का काम जो है करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वायरस के द्वारा वो है मोज़ेक डिजीज, ठीक है। तो मोज़ेक बीमारी इसके द्वारा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मॉलिक्यूटस हो, ठीक है, तो अगर वायरसेस हो, नीमेटोड्स हो, तो जो भी प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं उसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लाज्मोडियम कहते हैं, इसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये माइसीलियम होते हैं, जो आप शाखा नुमाकृत से माइसीलियम कहते हैं, ये कॉलोनी होती है, ठीक है, ये इसके स्पोर्स होते हैं। तो फंजाई के जो विभिन्न भाग होते हैं लाइक प्लाज्मोडियम, स्पोर्स, माइसीलियम, ठीक है, कॉलोनी और स्पोर्स, ये सारे इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं। बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का जो मॉर्फो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आपके मॉर्फोलॉजी है, मल्टीप्लिकेशन है, ये स्पाइरोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर बात करें हम वायरसेस की बात करें, वायरस के जो है विभिन्न जो पार्ट होते हैं, ये वायरस की मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है। ये वायरस के जो है वो पार्ट होते हैं, और ये जो सूक्ष्म कण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वायरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरॉइड्स, ठीक है। तो वायरस के अति सूक्ष्म कणों को हम वायरॉइड्स कहते हैं, ठीक है, जो कि हवा में तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से नीमेटोड का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम जो है इनको जो है अपनी आँखों से नहीं देख सकते, नग्न आँखों से नहीं देखते हैं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर इस प्रकार की संरचना जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने आपको दिखा दिया। तो विषाणु मुख्यतः दो भागों में बने होते हैं। पहला जो है न्यूक्लियम, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, तो यह डीएनए या आरएनए हो सकता है, परंतु अधिकांश पादप विषाणुओं में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो जो इनकी संरचना होती है वो न्यूक्लिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है तो यह डीएनए और आरएनए भी हो सकता है, परंतु विषाणुओं में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ठीक है, आरएनए पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कैप्सिड की बात करें, प्रोटीन आवरण की बात करें, तो यह न्यूक्लिक अम्ल को घेर करके सुरक्षा करता है। किसका करता है, न्यूक्लिक अम्ल को घेर करके उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये इनके कैप्सिड होते हैं, ठीक है, ये इनके इन्वलप हैं। तो इस प्रकार से इनका जो संरचना ये आरएनए होती है, ठीक है। तो ये इसमें जो इसका न्यूक्लिक है, न्यूक्लिक इसमें पाता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो आरएनए मोस्टली इसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, आरएनए है, ठीक है, ये इनके इन्वलप होते हैं, ये कैप्सिड होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार का प्रोटीन आवरण होता है, प्रोटीन आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं। ये प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है, हेड होता है, जिसमें डीएनए है, नेक है, टेल है। तो इस प्रकार से इनका जो है वो बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम याद कर लेंगे, एग्जाम में ऐसे ही बनाना है आपको। कुछ विषाणुओं में बाहरी लिपिड आवरण, ठीक है, इन्वलप भी पाया जाता है, परंतु अधिकांश पादप विषाणु नग्न या नॉन इन्वलप्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ विषाणुओं में क्या होता है, बाहरी जो होता है
बाहरी लिपिड आवरण जो है वो इन्वलप भी पाया जाता है, परंतु अधिकांश पादप विषाणु क्या होते हैं, नॉन इन्वलप्ड होते हैं, यानी पूरी तरह से नग्न होते हैं। ठीक है, आकार एवं आकृति की बात करें, साइड एंड शेप की बात करें, तो विषाणुओं का जो आकार होता है वो 20 से 300 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, कितना होता है, 20 से 300 नैनोमीटर के बीच होता है इनका जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के हो सकती हैं। ठीक है, इनका जो साइज एंड शेप होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। पहला जो है वो रॉड शेप्ड की बात करें, यानी दंडाकार, तो रॉड शेप्ड में होता है। दूसरा है स्फेरिकल, ठीक है, गोलाकार, तो रॉड शेप में भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, दंडाकार, गोलाकार। ठीक है, और कैसे हो सकते हैं, बहुभुज आकार के, पॉलीहेड्रा। तो जो विषाणु होते हैं उनका जो आकृति है दंडाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, बहुभुज आकार में हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लाइक स्ट्रक्चर जो है इनका होता है। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें, विषाणुओं की विशेषताओं की बात करें, ये जीवित और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, जीवित और निर्जीव दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं, कोशिका के बाहर जो है ये निष्क्रिय रहते हैं, और कोशिका के अंदर जो है वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, और जीवित कोशिका पे ही ये जीवित रहते हैं। ठीक है, अजीवित कोशिका पर ये निवास नहीं करते हैं, और जीवित कोशिका में ही वृद्धि एवं प्रजनन जो है वो करते हैं। केवल जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर ये सक्रिय होते हैं। स्वयं भोजन ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे के यानी परपोषी होते हैं। ठीक है, दूसरे से ही अपना पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। एंटीबायोटिक्स इन पर प्रभावी नहीं होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं वो इन पर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। ये सारे इनके जो है वो फीचर्स हैं। इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो विषाणु का जीवन चक्र मुख्यतः निम्न चरणों में पूरा होता है। ठीक है, विषाणुओं का जो लाइफ साइकिल है वो कई सारे स्टेज में पूरा होता है। पहला है प्रवेश यानी एंट्री, तो विषाणु पौधे की कोशिका में घाव या वाहक वेक्टर के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, तो जो विषाणु है वो कैसे प्रवेश करता है, कोशिका में घाव या वाहक वेक्टर के माध्यम से प्रवेश करता है। मतलब कि जो विषाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो कि किसी इन्फेक्शन के द्वारा या फिर किसी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा ही ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट में ये जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। अनावरण की बात करें, अनकोटिंग की बात किया जाए, प्रोटीन आवरण हट जाता है और न्यूक्लिक अम्ल मुक्त हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का आवरण जो होता है वो हट जाता है और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है। बात करें रिप्लिकेशन की, प्रतिलीप निर्माण की, तो विषाणु अपने न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिलीप बनाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की क्या है, प्रतिलीप जो है वो बनाता है। असेंबली की बात की जाए, नए विषाणु कण बनते हैं। मुक्त की बात की, रिलीज की बात करें, नए विषाणु जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है, नए विषाणु जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोशिकाओं को क्या करते हैं, उसमें इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, अगर हम संक्रमण के तरीके की बात करें, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, तो पादप विषाणु विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। ठीक है, जो विषाणु होते हैं वो कई माध्यम से जो है वो उनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, पहला है इंसेक्ट वेक्टर के माध्यम से, यानी कीट वाहक के माध्यम से, जैसे एफिड्स हो गए, वाइट फ्लाई हो गई। ठीक है, एफिड्स हो गए, वाइट फ्लाई हो गई, इनके द्वारा जो है वो विषाणुओं का संक्रमण होता है। ठीक है, मोस्टली जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनके द्वारा जो है वो इनकी बीमारियों का ट्रांसमिशन जो है वो होता है। ठीक है, अनहेल्थी से हेल्थी प्लांट में इनका ट्रांसमिशन होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन की बात की जाए, मैकेनिकल ट्रांसमिशन की, तो इनका मतलब कि यांत्रिक संक्रमण किस प्रकार से होता है। पहले हमने आपको बताया कीटों के द्वारा कैसे विषाणुओं का संक्रमण होता है। तो कीटों के द्वारा जो विषाणुओं का संक्रमण है, जैसे कोई कीट है, मोस्टली की रस चूसने वाले कीट। ठीक है, सकिंग इंसेक्ट टाइप जो है, जो पौधों के रस को चूसते हैं। ठीक है, मोस्टली वाइट फ्लाई हो गए, एफिड्स हो गए। ठीक है, लीफ हॉपर्स हो गए।
तो ये पत्तियों का रस चूसते हैं। तो ये जब पत्तियों का मतलब कि रोग ग्रसित पौधों का जब रस चूसते हैं तो ये जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं वो इनके जो है मुख के अंदर चले जाते हैं, इनके डाइजेस्टन में चले जाते हैं, और फिर जब दूसरे हेल्थी प्लांट का रस चूसते हैं तो इनके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लार के द्वारा बाहर आकर के ये अनहेल्थी प्लांट में चले जाते हैं, हेल्थी प्लांट में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हेल्थी प्लांट भी बीमारी युक्त जो है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से बीमारी का संचरण करते हैं। और यांत्रिक रूप से किस प्रकार से इनका संचरण होता है, ठीक है, बीज एवं पराग के द्वारा, सीड एंड पॉलन के द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या है, कलम या ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो जैसे संक्रमित बीज है, वायरस के द्वारा संक्रमण अगर बीज में हुआ है तो जब हम उसको बोते हैं तो फिर खेत में वायरस चले जाते हैं, ठीक है। या फिर पॉलन के द्वारा, जैसे तमाम प्रकार के कीट जो है जो पॉलन कलेक्टिंग इंसेक्ट होते हैं, लाइक हनी बी, जो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, पॉलन को कलेक्ट करती हैं, तो पॉलन के साथ जो है वो वायरस के पार्टिकल्स उनके अंदर चले जाते हैं, और फिर जो है जब हेल्थी प्लांट का पॉलन कलेक्ट करती हैं तो वो वहाँ पर छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों के द्वारा भी इनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। कलम और ग्राफ्टिंग के द्वारा, कलम और ग्राफ्टिंग में तमाम प्रकार के जो यंत्र प्रयोग होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वो भी जो है कंटामिनेट हो जाते हैं, और कंटामिनेशन से जब हम दूसरे प्लांटों को ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें भी चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका कंटामिनेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। मेजर प्लांट वायरल डिजीजेज, ठीक है, प्रमुख जो है विषाणु जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि टोबैको मोज़ैक डिजीज, ठीक है, तंबाकू का मोज़ैक रोग जो सबसे पहले जो है खोजा गया था, ठीक है। तंबाकू का मोज़ैक रोग सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था कि वायरस के द्वारा पौधों में जो बीमारी है। आलू पत्ती मुरझाना रोग, ठीक है, आलू का जो है पत्तियों का मुरझाना जो रोग होता है, आलू का लीफ कर्ल कह सकते हैं कि पोटैटो लीफ कर्ल जो डिजीज़ है वो भी इसके द्वारा होती है, ठीक है। टोमेटो लीफ कर्ल जो होती है, जिसे कि टोमेटो लीफ कर्ल जो भी होती है, टीएमसी जो बीमारी होती है वो भी वायरस के द्वारा होती है। टमाटर की काफ़ी घातक बीमारी है। इसी प्रकार से टोमेटो लीफ कर्ल चिली लीफ कर्ल होती है, ठीक है। आपके जो है मिर्च का पत्तियों का मुड़ना, तो वो भी लीफ कर्ल बीमारी मिर्च में भी होती है, यही सेम। पपीता रिंग स्पॉट जो डिजीज होता है, पपीते का रिंग स्पॉट बीमारी जो होती है वो भी वायरस के द्वारा होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा जो है वो कॉज की जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स की बात करें, यानी नियंत्रण उपाय की बात करें, तो वायरस जनित बीमारियों को सबसे प्रमुख है कि हम इंसेक्ट वेक्टर का कंट्रोल करें, ठीक है। जो कीटों के रोग वाहक हैं, बीमारी के रोग वाहक हैं, उनका सबसे पहले नियंत्रण किया जाए। यानी जैसे एफिड्स हो गए, लीफ ऑफर्स हो गए, इनका नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। हाउस फ्लाई हो गए, हाउस फ्लाई नहीं, आपके वाइट फ्लाई जो हो गई, उनको खेत में आने से रोकना चाहिए। तो इस प्रकार के बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो रोग मुक्त बीजों का उपयोग भी किया जाना, ये भी इम्पॉर्टेंट इसका कंट्रोल है। कीटों का नियंत्रण करना, संक्रमित पौधों का नष्ट करना, ठीक है। जो संक्रमित पौधे हैं खेत में उनकी पहचान करके उसको नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, ठीक है। जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए, जिसमें कि इस बीमारी का प्रकोप जो है वो ना हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से वायरसेस डिजीज़ के कई सारे नियंत्रण के उपाय हैं, ठीक है। मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं कटिंग में, बडिंग में, ठीक है, या फिर तो उसको हमको जो है पूरी तरह से जो है साफ़ सुथरा करके जो है वो डिस्टिल करके, मतलब कि साफ़ सुथरा करके कंटेमिनेशन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके मेजर्स उपाय हैं जिसके द्वारा हम वायरसेस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिक वायरसेस के बारे में डिटेल से पढ़ाया। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इसका PDF जो है हमारे RBS महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।